गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सब लोग सो गए क्या? कोई रिस्पांस नहीं है? ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी आपको 20 मार्क्स के लिए आता है। नोट्स मैंने ग्रुप पे भेजा है। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 ऑब्जेक्ट्स है: कॉस्टिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल। ये 3 ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के बेसिक ऑब्जेक्ट है 5 एज। 5 एज है जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कॉस्टिंग के। सबसे पहला क्या है? असर्टन कॉस्ट, एनालाइज कॉस्ट, एलोकेट कॉस्ट, अपॉर्शन कॉस्ट और एब्सॉर्ब कॉस्ट। तो ये 5 ए आपके ऑब्जेक्टिव्स है बेसिक, जिसमें असर्टन कॉस्ट मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। असर्टन और कलेक्ट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड, कलेक्ट करके उसका टोटल निकालना। फिर एनालाइज कॉस्ट, एनालाइज और क्लासीफाई द एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स सच एज मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब हर एक कॉस्ट कौन से हेडिंग के अंदर आता है, कि वो मटेरियल के अंडर आता है, लेबर के अंडर आता है, एक्सपेंसेस के अंडर आता है। तो उसको क्लासीफाई करना मतलब एनालाइज करना। ओके, तो मैं आपको बता रहा था एनालाइज करना मतलब उसको क्लासीफाई करना कि वो कौन से हेड में आ रहा है, मटेरियल के अंडर आ रहा है, लेबर के अंडर आ रहा है, क्या एक्सपेंसेस के अंडर आ रहा है, उसको क्लासीफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है अलोकेट करना। अलोकेट और चार्ज इन फुल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस और द स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर टू रिलीवेंट पीरियड, प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस। मतलब उस खर्चे को डिवाइड करना अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में या अलग अलग प्रोसेस में। फिर अपॉर्शन कॉस्ट, अपॉर्शन टू डिस्ट्रीब्यूट कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ ईच प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस ऑन सुटेबल बेसिस। जैसे ओवरहेड्स में हम लोग ने देखा, तो कुछ तो बेसिस मान के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ बेसिक माइंड में रखते हैं। जैसे रेंट रहेगा तो वो एरिया में जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपॉर्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्ब कॉस्ट, एब्जॉर्ब द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट ओवर इट्स प्रोडक्ट। मतलब ये टोटल लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं। सो इन दिस फाइनल स्टेप द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज डिटरमाइन। तो इधर अपने को हर प्रोडक्ट का टोटल खर्चा समझ में आता है। तो इससे अपने को प्रोडक्ट के लिए लगने वाला टोटल खर्चा कितना है वो समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट रिपोर्टिंग। तो कॉस्ट रिपोर्टिंग मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन करना, मतलब जो कॉस्ट शीट हम लोग ने निकाली उसको प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन एज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट टू रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करना। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, मतलब उसका नेचर क्या है, जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है। द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलीवेंट एंड प्रेसाइज। तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो करंट सिचुएशन को रिलेट करता रहेगा, और प्रेसाइज मतलब टू द पॉइंट होगा। बाद में whom टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना है। whom इज द रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड, किसको प्रेजेंट करना है।
दिस विल डिटरमाइन द स्कोप ऑफ रिपोर्ट, मतलब इसका एरिया कितना है। फिर द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट विल बी शॉर्ट वाइल द रिपोर्ट टू द कॉस्ट मैनेजमेंट विल बी इन डिटेल। तो जो टॉप मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट अपने को सबमिट करना है शॉर्ट में, उसमें डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो डिटेल में चाहिए। उसके बाद व्हेन टू रिपोर्ट, कब रिपोर्ट करना है। व्हेन इज़ द रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड, वेदर डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली एक्सेट्रा। कब रिपोर्ट करना है कि हर दिन का डेली करना है या वीकली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है या ईयरली करना है। बाद में द स्कोप एंड फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। द स्कोप और फॉर्मेट है वो रिपोर्टिंग के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू रिपोर्ट, मतलब कैसे रिपोर्ट करना है, और हाउ और इन व्हाट फॉर्मेट इज द रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड, किस फॉर्मेट में रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। द फॉर्मेट विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स मेंशन अबव। दो फैक्टर जो है वो ऊपर के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वंस द कॉस्ट रिपोर्ट इज रिसीव्ड, एक बार कॉस्ट रिपोर्ट मिला, द मैनेजमेंट कैन टेक एक्शंस टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो मैनेजमेंट एक्शन ले सकती है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल हैज़ बीन डिफाइंड बाय ICMA लंडन एज द गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन एक्टिविटी। तो ये क्या, ये अपने को गाइडेंस दिया है जिससे हम लोग रेगुलेट करें अपने कॉस्ट को जब हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, मतलब रेगुलेट करना। दस कॉस्ट कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बाय मैनेजमेंट। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करती है उसको कॉस्ट कंट्रोल बोलती है। फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट और स्टेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो ये स्टेजेस है। सबसे पहला क्या है, सेट टारगेट। सबसे पहला आपको टारगेट सेट करना है। सेटअप टारगेट फॉर कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट एक्सेट्रा फॉर ईच पीरियड। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन सेट करना है, कॉस्ट को, प्रोडक्शन को और प्रॉफिट को हर एक पीरियड के लिए। बाद में मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना है। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू बी कंपेयर्ड विद द फिगर्स ऑफ द टारगेट टू फाइंड आउट द वेरिएशंस। मतलब बाद में आपको कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ ताकि वेरिएशंस हम लोग निकाल सके। Analyze variation, the causes for variations whether favorable or adverse are to be investigated। तो जो causes है वो आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि वो अच्छे है या बुरे है, तो वो अपने को इन्वेस्टिगेट करना है। While adverse variation denote wastage and losses, तो adverse अगर वेरिएशन है तो उससे लॉस हो रहा है या वेस्टेज हो रहा है। फेवरेबल इंडिकेशन वेरिएशंस में इंडिकेट दैट द टारगेट्स फिक्स आर वेरी लो। तो अगर फेवरेबल रहेगा तो इसका मतलब है टारगेट बहुत कम दिया है। इन बोथ द केसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द एग्जैक्ट रीजंस फॉर द वेरिएशंस। दोनों भी केसेस में अपने को वेरिएशंस के रीजन समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक एक्शन। वंस द Once the cause for causes are known, immediate action has to be taken to eliminate avoidable losses etc. एक बार अपने को रीजंस के बारे में पता चला तो अपने को इमीडिएट एक्शन लेनी है ताकि लॉसेस को कम कर सके। फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स। द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डेटा फॉर फिक्सिंग सेल्स प्राइस। डेटा प्रोवाइड करना ताकि सेल्स प्राइस को फिक्स कर सके। फॉर सबमिटिंग टेंडर्स कोटेशन, जो अपने को टेंडर्स और कोटेशन में डालने रहते हैं। फिर असिस्ट द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। बाद में हेल्प करना मैनेजमेंट को ताकि वो रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री को कंट्रोल करें। गुड्स इन प्रोसेस WIP को कंट्रोल करें।
फिनिश गुड्स, स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स उनको भी कंट्रोल करें। एडवाइस मैनेजर ऑन फ्यूचर पॉलिसीज रिगार्डिंग एक्सपेंशन, ग्रोथ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। फिर मैनेजमेंट को एडवाइस करो उनके फ्यूचर पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में एडवाइस करो। फिर इंस्टॉल लेबर इंसेंटिव सिस्टम फॉर गेटिंग द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लेबर एट ऑप्टिमम कॉस्ट। तो लेबर इंसेंटिव सिस्टम आप स्टार्ट करो ताकि आपको कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। ओके, बाद में एडवाइस मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या है? हम लोग समझो 5 प्रोडक्ट बना रहे, उसमें से हर एक प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करने का। तो समझो एक ए प्रोडक्ट का 100 बनाने का, बी प्रोडक्ट का 200 बनाने का, सी का 300 बनाने का। तो कितना क्वांटिटी डिसाइड करना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का हर एक का क्वांटिटी डिसाइड करना मतलब प्रोडक्ट मिक्स। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या है? ये क्वांटिटी इस तरह डिज़ाइन करना है कि ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कमा सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। बाद में उसके मेरिट, डीमेरिट्स ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी हम लोग अलग अलग अगर समझो ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उससे उनके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। बाद में मेक और बाय। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर अपना कंपनी है तो कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचने का या कौन से प्रोडक्ट को परचेस करके बेचने का, रीसेल करने का, ये भी अपने को पता चलता है कि ताकि हम लोग प्रॉफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन। अभी ऑटोमेशन मतलब क्या है? विदाउट आदमी लेके हम लोग कुछ भी करते हैं। जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या है? सिर्फ एक प्रोफेसर है और एक स्टूडेंट है, बाकी बीच में कोई नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन हो गया। अभी इसमें कैसा है? अपना क्लासेस का खर्चा, लाइट का बिल, ये सब बचता है, भाड़ा बचता है। तो ये क्या हो गया? ऑटोमेशन हो गया। मेकनाइजेशन मतलब ऑटोमेटिकली जो चलता है। रैशनलाइजेशन मतलब यूनिफॉर्म, सबके लिए यूनिफॉर्म। तो ये सब मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है कि कैसे सिस्टम बनाने का। बाद में मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज पर लॉ, एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट, कि एज पर द लॉ कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने का ये अपने को बताता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू द मैनेजमेंट एंड ओनर्स बट ऑल्सो टू अदर्स लाइक वर्कर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, द पब्लिक एट लार्ज एंड सो ऑन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ मैनेजमेंट और ओनर्स के काम पे नहीं है, वो उनके उनके भी गरज में आती है। जैसे वर्कर्स है, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर्स और पब्लिक है, उनको भी यूजफुल है। द एडवांटेज फ्रॉम वेल ऑर्गेनाइज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टू ऑल दीज सेक्शंस ऑफ द पब्लिक आर एक्सप्लेन इन डिटेल बिलो। तो आपको डिटेल में बताया गया है कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है मैनेजमेंट एंड ओनर्स, तो उनको क्या करने का रहता है? उनको तो सबसे पहला कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। बाद में उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कितना है हर एक प्रोडक्ट का। तो ये जानने के लिए मैनेजमेंट एंड ओनर्स कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग enables the management of the concern to ascertain the cost and profitability of each individual product। हर एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट कितना और प्रॉफिटेबिलिटी में परसेंटेज। मतलब समझो 80 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रहे तो 20 रुपया प्रॉफिट है, तो 20 रुपया प्रॉफिट मतलब ये 25% प्रॉफिट हो गया। मतलब सबसे पहला तो वो कॉस्ट निकालेगी, बाद में उसके ऊपर प्रॉफिट कितना वो निकालेगी, बाद में प्रॉफिटेबिलिटी निकालेगी। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट सो डिटरमाइन इज ऑल्सो यूज फॉर
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इससे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कॉस्ट शीट में हम लोग ने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट रहता है वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के यूनिट्स के लिए यूज़ करते हैं और क्या निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट, नहीं ये हो गया, कौन सा पॉइंट, हाँ यस, अगला पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने में, रिड्यूसिंग अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, ऐसे ही फालतू का खर्चा कम करने के लिए मदद करता है, एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड लॉसेस, और वेस्टेज एंड लॉसेस को क्या करता है, कम करता है। कंपेयरिंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और पास्ट डेटा हेल्प्स द मैनेजमेंट इन जजिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या पिछले साल के डेटा के साथ कंपेयर करके अपने को पता चलता है कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा है क्या खराब है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव रिकन्सिलेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इंश्योर्स द रिकन्सिलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज एंड स्क्रैप। मतलब क्या है, कितना मटेरियल डालने के बाद कितना आउटपुट निकलता है, कितना वेस्टेज निकलता है, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचता है, ये अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग से बताता है। बाद में द मैनेजमेंट इज दस एबल टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टोर्स टू द फिनिश गुड्स वेयर हाउस। तो अपने को मैनेजमेंट को क्या है कि रॉ मटेरियल का मूवमेंट समझ में आता है। मतलब पहले वो रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल रहे हैं, तो उधर से क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, फिनिश गुड्स वेयर हाउस में जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से समझ में आता है। दिस प्रिवेंट्स थेफ्ट एंड लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। इससे क्या होता है, हम लोग जब प्रोसेसिंग करते रहते हैं या हैंडलिंग करते रहते हैं उस वक्त वो चोरी से हम लोग खुद को बचा सकते हैं। बाद में डिसीजन मेकिंग एंड बजटरी कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ग्रेट हेल्प ऑफ द टू द मैनेजमेंट इन टेकिंग सेवरल डिसीजन। अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का हेल्प होता है। विच प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस मोर, कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना करना है, वेदर टू मेक और बाय अ कंपोनेंट, मतलब मैन्युफैक्चरर करना है या परचेस करके सेल करना है, ये अपने को समझ में आता है। व्हाट प्राइस टू चार्ज और कोट इन द कोटेशन और टेंडर एंड सो ऑन, कितना प्राइस टेंडर या कोटेशन पे चार्ज करना है। दस कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इनवैल्यूएबल एड टू डिसीजन मेकिंग। तो उससे क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग ये इम्पॉर्टेंट हेल्प है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। फर्दर कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग बजट्स बना सकते हैं, बाद में बजटरी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि टारगेट से हिसाब से सब कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नेटवर्क। द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल अबव एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। तो हम लोग ने जो ऊपर एडवांटेजेस देखे उनका वेरी पर्पस क्या है कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। द बेनिफिट्स ऑफ ओनर्स बाय इंक्रीज इन नेटवर्क और शेयर प्राइजेस, हायर डिविडेंड एंड सो ऑन। तो ये कैसे दिखता है अपने को, अपने कंपनी का नेटवर्थ वैल्यू बढ़ता है, मतलब शेयर मार्केट की वैल्यूज अपने को बढ़ी हुई दिखती है। बाद में हम लोग डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं लोगों को, तो उससे अपना क्या है नेटवर्थ इंक्रीज होता है। बाद में ये तो था मैनेजमेंट का। बाद में वर्कर्स के लिए क्या फ़ायदा है, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ एन एलॉबरेट सिस्टम of addressing the performance of workers and rewarding them suitably through incentive and bonus। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पास ऐसी सिस्टम है जिससे वो लोग वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस से इवेल्युएट कर सकते हैं और उनको इंसेंटिव्स ऑफ बोनस दे सकते हैं। द इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स टू हायर रेम्यूनरेशन एंड बोनस टू द वर्कर्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है,
प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेमुनरेशन और बोनस वर्कर्स को दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट, कस्टमर्स और पब्लिक, तो इनको क्या क्या फ़ायदा होता है। बाद में सबसे पहला तो है फिक्सिंग फेयर प्राइस, एक प्रॉपर प्राइस फिक्स करना ताकि हर कोई उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। इन केस द प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल ड्रग्स और फर्टिलाइजर्स आर अंडर प्राइस कंट्रोल, उनकी जो प्राइस है ड्रग्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, उनकी प्राइजेस हम लोग ने कंट्रोल में रखी है। कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निशेज द डेटा रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग फेयर प्राइस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, गवर्नमेंट को डेटा दे रहा है ताकि वो एक फेयर प्राइस फिक्स कर सके। कंज्यूमर बेनिफिट्स, सिंस द प्राइस फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट डेटा आर जस्ट एंड रीजनेबल एंड कैनॉट बी टू हाई, तो कस्टमर को क्या है, एक एश्योरेंस मिलता है कि कॉस्ट डेटा जो है, जो प्राइस रखी है वो प्रॉपर कॉस्ट डेटा के अनुसार रखी हुई है और रीजनेबल है, और वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, हर कोई उसको परचेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग लीड्स टू एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या है, अपना एफिशिएंसी बढ़ता है, मतलब स्पीड बढ़ता है, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कॉस्ट अकाउंटिंग इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या है, हम लोग कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस लीड्स टू ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड द पीपल एट द लार्ज, तो इससे क्या होता है, अपना जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, और लोगों को भी प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। बाद में टैक्सेस एंड वेलफेयर, कॉस्ट अकाउंटिंग लीड्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कमा के देती है। नेचुरली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेन बाय वे ऑफ मोर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, एक्साइज, इनकम टैक्स एंड सेल्स एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट भी उसके, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। जैसे प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स जो है एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते, बाद में इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करके, फिर सेल्स टैक्स चार्ज करके, तो वो लोग भी अच्छा टैक्स कलेक्ट कर पा रहे। द हाई रिवेन्यू इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हो रहा है उससे क्या है, गवर्नमेंट उसका यूज़ पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स, परचेज एक्सेट्रा थ्रू जर्नल्स एंड लेजर्स एंड रिपोर्ट्स देयर समरी थ्रू फाइनल अकाउंट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं सेल्स का, परचेज का, कैश का, और वो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और लेजर में, जिससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। द एम्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, सबसे पहला प्रेजेंट द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हम लोग रिजल्ट बता रहे कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द कंसर्न, तो उससे क्या है, हम लोग ने कितना प्रॉफिट कमाया ये अपने को पता चलता है। बाद में प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट थ्रू द बैलेंस शीट, दैट इज द शो द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब हम लोग अपना फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे एक पर्टिकुलर डेट के दिन, जिसमें अपने को बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज पता चलता है ईयर के एंड में। हाउएवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, उसके कुछ कमियां हैं जो हम लोग देखेंगे। द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीड्स टू द ओरिजिन एंड
इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज एक्सप्लेन बिलो। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस है उससे ही कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ है। सबसे पहला असर्टनमेंट आइटम वाइज कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी अपने को समझ में नहीं आती। इफ अ कंसर्न इज मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इट प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ लमसम अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स टेकन टुगेदर। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है तो अपने को जो प्रॉफिट की अमाउंट मिलती है वो लमसम में मिलती है। तो जिसमें सभी प्रोडक्ट्स का टोटल एक साथ टुगेदर लिया है। द प्रॉफिट फ्रॉम सम प्रोडक्ट्स आर सेट अगेंस्ट लॉस, क्योंकि क्या है, कुछ प्रोडक्ट का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है। तो जिसका लॉस हो रहा है वो सेट ऑफ कर रहे हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट फ्रॉम if any from other products, and only the net result is shown in the profit and loss account, और आपको नेट फिगर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखती है। फाइनेंशियल अकाउंट दस फेल्ड टू गिव अ प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता नहीं है। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the net profit or loss from contract taken together। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने लिए हैं उनका एक साथ प्रॉफिट की अमाउंट बताता है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं बताता। द फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट इंडिकेट द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेटली प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता। तो similarly, if a concern has number of processes, division or branches, the profit and loss account shows the net profit or loss from all process, division or branches taken together। अभी समझो एक कंसर्न के पास बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे, डिविजन रहेंगे, ब्रांचेस रहेंगे, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएगा वो सभी प्रोसेस, डिवीजन और ब्रांचेस का एक टोटल प्रॉफिट दिखाएगा। The financial account do not show the profit or loss made by each process, division or branch separately। सेपरेटली हर एक का प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रीव आउट ऑफ दिस सीरियस लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये इसका जन्म है क्योंकि वो हर एक प्रोसेस, डिवीजन या डिपार्टमेंट का प्रॉफिट नहीं दिखाता, तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हो गया। The management of any concern is interested in identifying products which are profitable। तो मैनेजमेंट को क्या कंसर्न है, कौन से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, सो दैट इट कैन कॉन्सेंट्रेट अपॉन द प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ एंड डिसकंटिन्यू द लॉस मेकिंग एक्टिविटीज़। तो उससे क्या है, जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स है उनको डिसकंटिन्यू करेंगे। ईच प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, डिवीजन और ब्रांच इज नोन एज कॉस्ट सेंटर। तो जो भी प्रोडक्ट का P&L अकाउंट बना रहे, या कॉन्ट्रैक्ट का बना रहे या प्रोसेस का बना रहे, हर एक प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और डिवीजन और ब्रांच का एक जो प्रॉफिट निकलता है उसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, जिधर से अपने को उसका कॉस्ट कितना है और प्रॉफिट कितना है ये हर एक प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, डिवीजन और ब्रांच का समझ में आता है। तो cost accounting fulfill this object by ascertaining the individual cost of each product, contract, process और division। तो इससे क्या है, अपने को हर एक प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और डिवीजन का कॉस्ट समझ में आता है। आप क्या करो, फिलहाल इधर तक पढ़ के लो, थोड़ा ब्रेक लो, एक 5 मिनट का, बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं।
हेलो। हेलो। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंट्स मियरली रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब जो खर्चा करके हो गया है उनका एंट्रीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। द मैनेजमेंट हाउएवर इज मोर इंटरेस्टेड इन गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्सपेंसेस देमसेल्फ, दैट इज इन
कॉस्ट कंट्रोल। तो उनको इंटरेस्ट होता है कि आगे कितना खर्चा होने वाला है और उसको कंट्रोल कैसे कर सके, ये मैनेजमेंट को इंटरेस्ट होता है। दस द फाइनेंशियल अकाउंटिंग शो द एक्सपेंसेस पेड फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉप एट दैट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है कि रॉ मटेरियल का कितना खर्चा आ गया उतना ही दिखाने का और आगे स्टॉप हो जाने का। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू शो वेदर द रॉ मटेरियल हैव बीन यूज एफिशिएंटली, whether the output is normally or whether there is abnormal wastage during the process of production and so on। तो हम लोग का जो रॉ मटेरियल यूज़ करके अपने को ये पता नहीं चलता कि आउटपुट उससे नॉर्मल निकला है या एबनॉर्मल है या वेस्टेज हो गया है। तो ये सब बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता नहीं चलती। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ इन्वॉल्व इफेक्टिव टेक्निक टू असिस्ट मैनेजमेंट इन एवरी कॉस्ट कंट्रोल एट एवरी स्टेप। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को हर एक स्टेप में, जिससे वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। दस कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस बाय मीन्स ऑफ एन एलाबरेट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट टू द मैनेजमेंट। तो इसके वजह से मैनेजमेंट क्या करती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के कॉस्ट को कंट्रोल करती है। उनका जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग का, उससे कंट्रोल करती है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को। द कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक सच एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपेयर द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द कंसर्न विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और विद पास्ट डेटा टू जज द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंसर्न। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो वो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के साथ, ताकि वो कंसर्न की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को जज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटिव रिकन्सिलेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डेटा है वो मनी के रुपीज़ के टर्म्स में होता है। दे इग्नोर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एफिशिएंसी। तो जो इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी में होता है उसको इग्नोर करते हैं। और प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंसर्न डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट। मतलब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये नहीं बताता है कि कितना रॉ मटेरियल यूज़ करके कितना प्रोडक्शन निकला है, ये नहीं बताता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल डेटा रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ इनपुट, क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज और स्क्रैप एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट डेटा अपने को बताता है कि इनपुट रॉ मटेरियल कितना यूज़ किया, वेस्टेज कितना हो गया और आउटपुट कितना हो आया, उसका डिटेल्स कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन क्वांटिटेटिव रिकन्सिलेशन एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट, लीकेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या है, हम लोग रिकन्साइल करते हैं और कंट्रोल कर सकेंगे मूवमेंट को, लीकेज और वेस्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे मटेरियल का। बाद में डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बीता हुआ कल है, उसके ऊपर सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। फर्दर फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर अवेलेबल जनरली वेल आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर इज ओवर। मतलब ये कब पता चलता है, जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया रहता है तब अपने को मिलता है। द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दस हिस्टोरिकल एज वेल एज स्टेल। मतलब वो हिस्टोरिकल है और उसका स्टेल मतलब उसका कुछ यूज़ नहीं है, विच इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन इन टाइम। तो उनका डिसीजन लेने के लिए हेल्प नहीं करती, और फॉर प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसका प्लानिंग के लिए भी कुछ यूज़ नहीं होता। ठीक है,
तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ो। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पेज में पढ़ूंगा, 2 मिनट ब्रेक लेंगे, आप तब तक पढ़ के लो, और कोई डाउट्स रहेगा तो पूछो। मतलब आपको क्या बोर नहीं लगेगा, नहीं तो क्या मैं ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। तो एक एक पेज पढ़ने के बाद मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स सच एज फोरकास्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एक्सेट्रा were developed to help the management in making decision for planning for future such as। तो इनके जो टेक्निक्स है, जैसे फोरकास्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, उससे डिसीजन लेने में और प्लानिंग करने में हेल्प मिलता है। फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सबमिटिंग टेंडर्स और कोटेशन, जैसे कॉस्ट शीट बनाते थे तो हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में प्राइस हम लोग बता सकते थे कि इतनी इतनी प्राइस है। टेकिंग डिसीजन अभी हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग कॉस्टिंग के आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, एमकॉम करेंगे, सीए करेंगे, तो और अपने को पता चलेगा। टेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेदर टू मेक अ कंपोनेंट और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड। तो डिसीजन लेना कि बनाने का क्या, परचेस करने का बाहर से, वो भी अपने को पता चलेगा। बाद में बजट्स बनाना, प्रिपेयरिंग बजट्स फॉर फ्यूचर एंड मॉनिटरिंग वरायंस, मतलब कम डिफरेंस मॉनिटर करना, कम है क्या ज़्यादा है, ऑफ द एक्चुअल फिगर्स फ्रॉम द बजटेड फिगर्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला जो नेचर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंसर्न। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको बताता है। CA records, reports and analyze cost of each product, cost center of a concern।
तो सभी कॉस्ट सेंटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, जैसे प्रोडक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है। बाद में यूज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज इवन बाय आउटसाइडर्स, एंटिटीज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एक्सेट्रा। ये दोनों भी यूज़ करते हैं, जो इनसाइडर से आउटसाइडर से ये दोनों लोग भी यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजमेंट यूज़ करता है उनको। फाइनेंशियल अकाउंट uses the double entry system for recording financial data, तो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट यूज़ द डबल एंट्री सिस्टम फॉर कलेक्टिंग कॉस्ट डेटा, ये लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं करते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस वेदर रिलेटेड टू द कॉस्ट सेंटर और नॉट, मतलब वो सभी खर्चों को कवर करते हैं जो कॉस्ट सेंटर्स को रिलेट करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे, वो सबको कवर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ वो इनकम और वो एक्सपेंसेस देखता है जो कॉस्ट सेंटर्स को कनेक्ट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर पीरियड पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन कॉस्ट सेंटर्स एंड नॉट ऑन पीरियड, तो ये कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर फोकस करता है, पीरियड के ऊपर नहीं करता है। रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट्स इन आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इसका रिजल्ट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखता है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स आर शोन इन कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, तो ये सब में अपने को रिजल्ट दिखता है, जैसे कॉस्ट शीट है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिपोर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, इसमें अपने को रिपोर्ट दिखता है। बाद में डेटा, फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोजेज द पास्ट डेटा, जो पीरियड ख़त्म हो गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को बताता है। और कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोजेज द करंट डेटा और फ्यूचर एस्टिमेट्स, तो अभी का डेटा वो बताता है और फ्यूचर एस्टिमेट्स बताता है, ये बीच में का यूनिट भूल गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एक्सप्रेस इन रुपीज़, रुपीज़ में सब फिगर्स बताता है। कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट इशूड एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ में बताता है। हम लोग ने देखा कि कॉस्ट शीट में यूनिट्स कितना है और रुपीज़ कितना है, तो क्वांटिटीज़ भी बताता है और रुपीज़ भी बताता है। डिसीजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैनॉट बी यूज फॉर मैनेजरल डिसीजन, मैनेजरल डिसीजन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ नहीं कर सकते। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितना प्राइस रखने का, जो प्रोडक्ट मिक्स मैंने बताया कितना क्वांटिटी हर एक प्रोडक्ट का बनाने का और कितना बनाने का, तो ये सब अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में और एक लास्ट पेज पढ़ेंगे, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ओके, लास्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो कॉस्ट बिहेवियर मीन्स द वे इन विच द कॉस्ट आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो हम लोग ने कॉस्ट शीट टॉपिक में देखा है फिक्स और वेरिएबल जो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से डिपेंडेंट है, मतलब जो प्रोडक्शन के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है वो वेरिएबल, और जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता वो फिक्स। Knowledge of the cost behavior is important for budgeting, decision making and control accounting। तो ये cost behavior का जो knowledge है ये अपने को बजट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और अकाउंटिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर मैनी फैक्टर्स विच में इन्फ्लुएंस कॉस्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। द मेजर फैक्टर इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो मेजर फैक्टर क्या है, कितना प्रोडक्शन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है, और द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वॉल्यूम को ही लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। द लेवल ऑफ एक्टिविटी में रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो किसी एक को रेफर करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने प्रोडक्ट यूनिट्स हम लोग ने बनाए। नंबर ऑफ इनवॉइसेस इशूड, बिल्स कितने बनाए। वैल्यू ऑफ आइटम्स सोल्ड, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस कि जो आइटम्स बेचे उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। बाद में नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, कितने आइटम्स बेचे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट बिहेवियर इज दैट एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी राइजेस कॉस्ट विल यूजुअली राइज। तो जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ता है या लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। It will cost more to produce 2000 units of output than it will cost to produce 1000 units। अब ये नेचुरल है कि 2000 बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा आएगा, जितना 1000 के लिए लगता है उससे 2000 के लिए ज़्यादा आएगा। फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बाय ICWA, कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स और सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द लेवल, एक्टिविटी लेवल। तो इसका 4 क्लासिफिकेशन है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी फिक्स, सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहला अभी फिक्स कॉस्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू CS1 बाय ICWA, इंडिया इज द कॉस्ट विच डज नॉट वैरी विद द चेंज इन द वॉल्यूम। मतलब अगर प्रोडक्शन चेंज होता है तो उसकी कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट उतनी ही अपने को आने वाली है ऑफ एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन में। दिस कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्पररी फ्लक्चुएशन इन एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस। जो भी कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं एंटरप्राइजेस में, उससे ये कॉस्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। दीज आर ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, इनको और एक नाम दिया गया है पीरियड कॉस्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट आर फिक्स अमाउंट विद इन एन आउटपुट रेंज, की एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए उसको फिक्स अमाउंट देनी पड़ती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज विद द इंक्रीज आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे CPU कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जांपल 10,000 रेंट पे कर रहे हैं, तो 10,000 रेंट में अगर आप 1000 यूनिट्स बनाओगे तो CPU 10 रुपया है, 1000 यूनिट्स के लिए CPU 10 रुपया है। और अगर 2000 बनाएंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 2000, 5000। तो जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट आर सैलरीज, जो ऑफिस के लोगों को सैलरीज दी जाती है, रेंट है, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स कॉस्ट है। इनका प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इधर तक पढ़ लो, बाद में 1-2 मिनट में हम लोग खत्म करते हैं।
ओके, हम लोग ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, 12 बजे रहेगा अपना लेक्चर कल। ओके।